नमस्कार बच्चों, मैं मृत्युंजय सिंह टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय मशरक आप सभी का स्वागत करता हूं सोशल साइंस ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सेकेंड लेसन ऑफ हिस्ट्री क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट द लेसन। नेशनलिज्म इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, in first chapter of history, nationalism in Europe, we discussed what is nationalism, राष्ट्रीयता किसे कहते हैं, हमने इस पे डिस्कस किया था। देश के लिए प्रेम ही राष्ट्रीयता कहलाती है। लव फॉर द कंट्री इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी फीलिंग है जो आपको देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। नेशनलिज्म इज ए इंस्पिरेशन which inspire you to do anything for your country when you are ready to protect the dignity, sovereignty of the country. This is called the nationalism. जब आप देश की संप्रभुता को, उसके सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, इसे नेशनलिज्म कहा जाता है, राष्ट्रीयता कहा जाता है। तो जिस प्रकार से आपने यूरोप में देखा कि किस प्रकार से यूरोप में लोगों ने राजतंत्र को उखाड़ फेंक कर वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की, और जो देश छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, उन छोटे छोटे भागों को एक करके वहाँ पे उनको एक किया गया और एक देश का निर्माण हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रीयता ने जन्म लिया, नेशनलिज्म ने जन्म लिया। लेकिन भारत की जो स्थिति थी थोड़ा से यूरोप से डिफरेंट थी। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं थी, बल्कि यहाँ पे एक ऐसी विदेशी शक्ति से लड़ना था, एक ऐसी विदेशी शक्ति को उखाड़ फेंकना था जो भारत में लंबे समय से रूल करती आ रही थी और भारत के संसाधनों का, भारत के लोगों का शोषण कर रही थी। एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि भारत में उस समय डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। एकता की कमी थी, विभिन्नता ज़्यादा थी, लोग जाति धर्मों में बटे हुए थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया था और उन्होंने लंबे समय तक भारत में शासन किया था। बच्चों, इस अध्याय में हम गांधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस डिफरेंट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी, और किस प्रकार से उन आंदोलनों ने लोगों को इंस्पायर किया अपने देश के लिए लड़ने के लिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो चलिए हम पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। इट आल्सो मीन्ड अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग who they were and what defined their identity and sense of belonging. In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से संबंधित था, जबकि इंडिया में नेशनलिज्म ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, एक फॉरेन पावर के खिलाफ था,
या एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to force these groups together within one movement through the non-cooperation and civil disobedience movement. महात्मा गांधी ने विभिन्न समूहों को एक किया और उन समूहों को एक करके उन्होंने एक व्यापक आंदोलन खड़ा किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध थी, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। In the years after 1919, the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. The war created a new economic and political situation. It led to huge increase in defense expenditure, which was financed by the war loans and increasing taxes. Customs duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for common people. यदि हम भारत में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की बात करें तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की शुरुआत भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने भी हिस्सा लिया था। आप क्लास 9th में इसको पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण से जो ब्रिटिश एक्सपेंडिचर था युद्ध में, जो युद्ध का खर्चा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और युद्ध में खर्चों की बढ़ोतरी के कारण इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश रूल था। वार के खर्चों को पूरा करने के लिए, टू मीट द वॉर एक्सपेंडिचर, नाउ ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मेनी थिंग्स इन इंडिया। वार संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश ने बहुत सारे चेंजेस किए इंडिया में। उन्होंने टैक्सेस बढ़ाया, उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, जिसके कारण से भारत में लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भारत में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बहुत ही कम हुए। जो भी हुए वो सप्रेस्ड कर दिए गए, उनको दबा दिया गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब भारतीयों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो भारत के लोगों को लगा कि अब वो समय आ चुका है जब विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियंस फेल्ट नाउ द टाइम हैज़ कम टू इरेडिकेट, टू रूट आउट ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। जो खाने के दाम थे, जो वस्तुओं के दाम थे, वो दुगने हो चुके थे, जिसके कारण से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई थी। देन इन 1918 to 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to census of 1921, 12 to 13 million people perished as result of famines and epidemic. 1919 के दौरान भारत में बारिश बहुत ही कम हुई, ड्राउट जैसी कंडीशन हुई, जिसके कारण से जो क्रॉप्स थे वो फेल हो गए, जिसके कारण से अब समस्या दुगनी हो गई। पहला तो वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था, जिसके कारण से उसका प्रभाव भारतीयों पे आया, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए भारतीयों पे, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ गई, खाने के दाम बढ़ गए और ऊपर से फैमाइन जैसी स्थिति आ गई, अकाल जैसी स्थिति आ गई, क्योंकि बारिश नहीं हुई, ड्राउट हुआ, जो खेती थी बिल्कुल भी बर्बाद हो गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर इसका असर कुछ भी नहीं था, इसका प्रभाव कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन टैक्सेस को रिज्यूम कर रखा था, टैक्सेस में कोई कमी नहीं की। किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि किसानों से अभी भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा था, रेवेन्यू लिया जा रहा था। क्रॉप्स फेल हो चुके थे,
फसलें बर्बाद हो चुकी थी। इस कारण से कोई भी प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पे नहीं आ रहा था, जिससे लोगों को लगा कि अब वो समय आ चुका है जब हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हों और उसको भारत से उखाड़ फेंकें। नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। एज यू नो, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जैसा आपको मालूम है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and need to search for the truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का विचार दिया गया था। महात्मा गांधी का कहना था कि सत्याग्रह का जो विचार है वो सत्य पे जोर देता है। महात्मा गांधी का कहना था कि यदि आपका जो उद्देश्य है वो सत्य के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी प्रकार का फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू हैव फिजिकल फोर्स। आपको किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि यदि आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आप अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस, यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, यू नीड नॉट टू हैव वेपन, यू नीड नॉट टू हैव फिजिकल फोर्स। तो इस प्रकार से बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। और इस प्रकार से उनका कहना था यदि इस प्रकार की लड़ाई चलती रही तो अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह था। तो ये सत्याग्रह को हम बाइफरकेट करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सत्य के लिए आग्रह, एम्फेसाइज्ड फॉर ट्रुथ। तो इस प्रकार से देखिए कि ये सत्य पे जोर देता है सत्याग्रह का जो आइडिया है, और नॉन वायलेंस पे एम्फेसाइज करता है। और आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो सत्याग्रह का जो विचार था, इसके माध्यम से गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह किए। पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण का किया। चंपारण में जो कि बिहार में है, यहाँ पे जो किसान थे नील की खेती से परेशान थे। पीजेंट्स वर इन ट्रबल ड्यू टू इंडिगो कल्टीवेशन। तो गांधी जी ने बिहार में चंपारण में किसानों की समस्या को हल करने के लिए चंपारण में सत्याग्रह किया। इसके बाद गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा में किया 1917 में। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड। यहाँ पे खेड़ा में टैक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था किसानों से। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल ऑनर्स के खिलाफ सत्याग्रह किया, क्योंकि यहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे इनको किसी प्रकार का बोनस नहीं दिया जा रहा था। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे घंटों बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था फैक्ट्री में, और सैलरी भी टाइम से नहीं दी जाती थी, बोनस भी नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से गांधी जी ने शुरुआती दिनों में, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई करने के बाद जब भारत आए तो उन्होंने 2 साल तक भारत में प्रैक्टिस किया। उसके बाद 1893 में वो एक मर्चेंट भारतीय व्यापारी थे, इंडियन मर्चेंट थे। उनके काम के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए 1893 में। उसके बाद वो भारत 1950 में जाके लौटे, 1915 में जाके लौटे। तो इस प्रकार से बहुत ही लंबे समय तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे लॉ की पढ़ाई करने के बाद। और 1915 में लौटने के बाद उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था चंपारण में किया 1916 के लास्ट
लगभग दिसंबर में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में लौटने के बाद 3 सत्याग्रह किए, चंपारण का, खेड़ा का और अहमदाबाद का। तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह था। आई होप यू अंडरस्टूड। रूलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूलेट एक्ट क्या है इसको हम समझ लेते हैं। It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent and civil disobedience against such unjust laws, which would start with a hartal on 6 April. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. यह रूलेट एक्ट क्या था इसकी हम बात कर लेते हैं। 1919 में रूलेट एक्ट लाया गया था। रूलेट एक्ट, इसका नाम रूलेट क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो एक्ट बना ये ब्रिटिश पुलिस कमांडर सिडनी रॉलेट थे, उनके सजेशन पे बना था, उनकी अध्यक्षता में बना था। इस कारण से इसका नाम रूलेट एक्ट पड़ा। रूलेट एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि महात्मा गांधी के आने के बाद भारत में जो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थीं और उन सभी गतिविधियों को दबाने के लिए, उन सभी गतिविधियों को बलपूर्वक उसका दमन करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया जिससे इन सभी एक्टिविटीज़ को, जो एंटी कॉलोनियल जो एक्टिविटीज़ थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ थी, उनको सप्रेस किया जा सके। तो रूलेट एक्ट में क्या हुआ कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी उनको रिप्रेस करने का प्रावधान था और इसमें ब्रिटिश पुलिस को ये पावर दे दी गई कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पे कि वो किसी न किसी एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ में शामिल है, इन्वॉल्व है, अंग्रेज़ों ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, केवल शक के आधार पे इतनी पावर दे दी गई कि उसको गिरफ्तार कर ले और बिना किसी ट्रायल के उसको 2 साल तक जेल में रखे। बहुत ही बड़ा कानून था कि किसी भी भारतीय को, कोई भी इंडियन है, ठीक है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है, यदि गवर्नमेंट को शक है, पुलिस को शक है, तो उसको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल देना है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश पुलिस ने इस एक्ट का, इस कानून का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया और बहुत सारे इंडियंस को, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, उनको जेल में डाल दिया। और महात्मा गांधी को लगा कि ये बहुत ही ये इनजस्टिस है, ये अन्याय है, इस तरह का कानून भारत में नहीं होना चाहिए, अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं लाया जाना चाहिए। तो गांधी जी थॉट दैट दिस एक्ट इज़ इनजस्टिस अगेंस्ट इंडियंस एंड दिस काइंड ऑफ लॉ शुड नॉट बी ब्रॉट इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने इसके लिए एक सत्याग्रह किया, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए आह्वान किया था, लेकिन इस सत्याग्रह के स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से बार कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया। गांधी जी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इन दिल्ली। On 10 April, police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. 10 अप्रैल को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेसन हो रहा था, एक धरना हो रहा था, जिसमें पुलिस ने वहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे लाठीचार्ज किया, जिसके कारण से जो फ्रेंजी क्राउड थी, जो गुस्साई भीड़ थी, अनकंट्रोल्ड क्राउड था, उसने रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेज और बैंक्स पे अटैक किया, जिसके कारण से पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसको हम कर्फ्यू के नाम से जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लॉकडाउन। पूरी तरीके से बंदी कर दी गई, किसी को भी बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। इस प्रकार से आपने रूलेट एक्ट देखा। क्या है रूलेट एक्ट में? पुलिस को इतनी पावर दे दी गई कि किसी भी इंडियन को, किसी भी क्रांतिकारी को
किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वो गिरफ्तार कर सकती थी और उसको 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के जेल में रख सकती थी। इसके लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल को सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन ये सत्याग्रह नहीं चल पाया क्योंकि इसके पहले ही पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से मना कर दिया गया और 10 अप्रैल को अमृतसर में एक बहुत ही शांतिपूर्वक एक धरना हो रहा था, जिस पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाईं, जिसके कारण से वहाँ पे वायलेंस हुआ और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा है इसको। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। On that day, a crowd of villagers who had come to Amritsar to attend fair gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Being from outside the city, they were unaware of martial law that had been imposed. They entered the area, blocked the exit points, and opened the fire on crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce moral effect to create the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जलियांवाला 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग स्थान पे, जो कि एक कैंप चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, वहाँ पे ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। जलियांवाला बाग अमृतसर सिटी से थोड़ा से बाहर था, जिसके कारण से उन ग्रामीणों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था कि पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, 10 अप्रैल को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद से वहाँ पे मार्शल लॉ लगा था और 3 दिन बाद ही 13 अप्रैल को वहाँ पे जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ को वहाँ पे लोग जो उपस्थित थे उनको नहीं मालूम था, दे डिड नॉट नो मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन अमृतसर सिटी। जनरल डायर जो उस समय पुलिस कमांडर था, वो वहाँ पे पहुँचा और उसने क्राउड को जलियांवाला बाग खाली करने का आदेश दिया। उसने 3 मिनट का समय दिया, जो कि पॉसिबल नहीं था कि लगभग 20,000 की भीड़ थी कि उस प्लेस को खाली कर सकें। और 3 मिनट बाद ही उसने सभी एग्ज़िट पॉइंट्स, एक ही एग्ज़िट पॉइंट था, उस एग्ज़िट पॉइंट को बंद कर दिया, एग्ज़िट गेट को, और उसने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का आदेश दिया, जिसके कारण से हज़ारों लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसको जलियांवाला बाग मैस्क्री के नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। और आज भी आप जलियांवाला बाग को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि आज भी गोलियों के निशान वहाँ पे हैं। तो किस प्रकार की घटना हुई होगी, किस प्रकार का दृश्य रहा होगा, सीन रहा होगा उस समय कि लगभग 20,000 की भीड़ है और अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं, कितने लोग मरे होंगे इसका कोई ब्यौरा नहीं है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में 379 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट दी, जबकि अनऑफिशियली बहुत सारे लोग मारे गए थे। जनरल डायर का कहना था कि उसने ये निर्णय इसलिए लिया कि सत्याग्रही जो थे, जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, जो सत्याग्रही थे, उनके माइंड में टेरर क्रिएट हो, उनके अंदर आतंक क्रिएट हो कि इस तरह की यदि वो चीज़ें करेंगे तो उनको इसी तरीके से पनिश किया जाएगा। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट था। अब हम खिलाफत मूवमेंट पे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it is still limited mostly to cities and town. जैसा आपको बताया कि रोलैट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही लगभग सिटीज़ और टाउन्स तक ही लिमिटेड था। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, इसको क्यों शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर की, मतलब टर्की की हार हुई थी। ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया था और टर्की की हार के बाद वहाँ का जो कह सकते हैं लीडर था, जो खलीफा कहा जाता था टर्की के लीडर को, उसकी सभी पावर्स को छीन लिया गया था।
आपको मैं बता दूं, खलीफा जो था उस समय पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था, उनका लीडर हुआ करता था। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खलीफा के सभी पावर्स को कर्टेल कर दिया, उसकी पावर को छीन लिया, तो भारत के मुसलमान भी जो मुस्लिम थे वो आहत हुए। इंडियन मुस्लिम्स वर टू सैड व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्नैच्ड ऑल द पावर्स ऑफ खलीफा। तब उन्होंने गांधी जी से जो भारत के मुस्लिम थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि एक ऐसा मूवमेंट चलाया जाना चाहिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिससे अंग्रेज़ों को सबक मिले। तो दो लीडर्स शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी जी से एक मीटिंग की और उस गांधी जी से मीटिंग करके उन्होंने अपने प्रपोज़ल को रखा कि एक हम ऐसा मूवमेंट करना चाहते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। गांधी जी एग्री हो गए और उन्होंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया और इस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आपने अब तक के टॉपिक में देखा कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है और रूलेट एक्ट क्या है और जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत मूवमेंट। आप इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।